नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत पर बातचीत करेंगे और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं कि पिछले कुछ समय से बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे अलग अलग माध्यमों से यह मांग की थी कि बहुलवाद को समझने के लिए बहुत सारे विचारकों की चर्चा की जाती है, तो उनको एक जगह रख करके मैं इस तरह का कोई ऑडियो वीडियो लेक्चर उनके लिए उपलब्ध कराऊं। और इसी क्रम में मैं आज बहुलवाद की चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह जो बहुलवाद है उसे अंग्रेजी में हम लोग प्लूरलिज्म कहते हैं, और यह जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है जिसको हम मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी कहते हैं, उसका यह खंडन करता है। जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के अनेक विचारकों में यदि हम जानना चाहें कि इस सिद्धांत के पहले प्रतिपादक कौन है, मतलब किनके साथ हम इस सिद्धांत की शुरुआत को माने, तो हम देखते हैं कि एक जर्मन विचारक गियरके हैं और दूसरे एक ब्रिटिश विचारक मेटलैंड हैं। दोनों को एक साथ बोला करते हैं हम लोग कि गियरके और मेटलैंड ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत को विकसित किया और आगे चल करके इसमें बहुत सारे नाम जुड़ते चले गए। लेकिन सबसे पहले हमें यह भी जान लेने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विकास हुआ था, और जिस एकलवादी सिद्धांत में यह माना गया था कि जो संप्रभुता है वह एक्सक्लूसिव होता है, वह सर्वव्यापी होता है, वह ऑल कम्प्रिहेंसिव होता है, परमानेंट होता है, वह अहस्तांतरणीय होता है जिसे अंग्रेजी में हम लोग इनएलिएनेबल कहते हैं, और वह अविभाज्य इंडिविजिबल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि वह निरंकुश होता है। तो राज्य जिसका कि एक अनिवार्य घटक संप्रभुता है, उसमें संप्रभुता की जब हम ऐसी विशेषताओं को रख रहे थे तो उसकी वजह यह थी कि जब इस तरह के सिद्धांत का विकास हो रहा था तब राज्य और चर्च के बीच में संघर्ष का समय था। तब राजा और सामंतों के अधिकारों के बंटवारों को लेकर के एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, और तब यह आवश्यक था कि मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने के लिए और जो दूसरे राज्य हैं उनके हस्तक्षेप को रोकने के लिए राज्य को एक ऐसी शक्ति दी जाए जिसको कोई चुनौती न दे सके। ना तो उसके अंदर के समूह और व्यक्ति चुनौती दे सकें, और न ही जो राज्य के बाहर की जो दूसरे राज्य हैं, संस्थाएं हैं, वे सब चुनौती दे सकें। और इसी संदर्भ में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विकास हुआ था। लेकिन आगे चल करके इन परिस्थितियों में बदलाव आने लग गया, और उन बदलावों को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जब आप जानते हैं कि पश्चिम में उदारवाद और पूंजीवाद साथ साथ विकसित हो रहे थे, और पूंजीवाद ने स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया। तो व्यक्ति के जीवन में जो स्वतंत्रता की बात उभर करके सामने आने लग गई, उसने क्या किया कि यदि राज्य बिल्कुल निरंकुश है तब तो व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का महत्व कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि जो उस वक्त का उदीयमान पूंजीवाद था, जो पूंजीवाद ग्रो कर रहा था, उसको भी राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाने की जरूरत थी। तो इसलिए बहुलवादी प्रारूप वाले संप्रभुता के सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की गई, जहां यह बताया जा सके कि राज्य के पास जो शक्ति है वह ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों के विरोध में दी गई है। और दूसरी बात यह हो रही थी कि उस वक्त का जो समय है पश्चिम का, उसमें लोकतंत्र का भी विकास हो रहा है, और जब लोकतंत्र का विकास हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ रही है, और इसकी पूर्ति के लिए जनता को जरूरत थी कि वह बहुत तरह के समूहों को, संगठनों को बनाए
और उसके जरिए अपने हितों वह अपने हितों का प्रतिनिधित्व करे। तो यह जो एक नई स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उस स्थिति को आप यदि हॉब्स के कथन से तुलना कीजिए तो आप उभरती हुई परिस्थितियों को समझ सकते हैं। आपको याद है कि हॉब्स ने कहा था कि एक राज्य के भीतर दूसरी संस्थाएं वैसी ही होती हैं जैसे कि मनुष्य के आंतों में कीड़े होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हॉब्स राज्य के भीतर अन्य संस्थाओं के अस्तित्व को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। लेकिन जब लोकतंत्र का विकास हो रहा है, तब समाज में जो अनेक तरह की संस्थाएं होती हैं, उनको इस तरीके से संदेह की दृष्टि से देखने पर काम नहीं चलेगा। तो इसलिए भी बहुलवादी सिद्धांत की जरूरत पड़ रही थी। और एक तीसरी चीज हो रही थी कि आप देखिए कि जब अमेरिका में संविधान बन गया, उसके बाद से दुनिया भर में संघात्मक शासन व्यवस्थाओं का, जिसे हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, उसका विकास हो रहा था। और उसमें यह देखा जा रहा था कि राज्य की जो शक्ति है वह कहीं किसी एक जगह, किसी एक इकाई में केंद्रित नहीं है, बल्कि वह कई स्तरों पर विभाजित हुई है। तो यह जो संघात्मक शासन व्यवस्था का नया परिदृश्य सामने आ रहा था, उसकी व्याख्या करने में भी जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत था, मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी थी, वह अपने को सफल नहीं पा रही थी और इसलिए भी बहुलवाद का विकास हो रहा था। दूसरी ओर आप अमेरिका में ही देखिए कि वहाँ पर जो एक चेक और बैलेंस की सिस्टम डेवलप की गई, तो वहाँ जो चेक और बैलेंस का जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसके अंतर्गत भी यह देखा जाने लगा कि भाई ना तो न्यायपालिका को उस तरह की निरंकुशता प्राप्त है, ना तो संसद को उस तरह की निरंकुशता प्राप्त है, ना कार्यपालिका को उस तरह की निरंकुशता प्राप्त है। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि राज्य को जो संप्रभुता के अंतर्गत निरंकुश बताया गया है, वह कहीं काम करता हुआ दिख नहीं रहा है। एक बात और हो रही थी कि तब जो एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में राज्यों को देखने समझने की कोशिश की जा रही थी, वेस्टफेलिया संधि के बाद की स्थितियों को आप देखें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि भले ही यह कहा जा रहा था कि राज्य जो है वह किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है, किंतु ऐसा व्यवहार में हो नहीं रहा था, क्योंकि व्यवहार में कई तरह की मान्यताओं को, कई तरह की जो लिगेसीज होते हैं, उन चीज़ों का सम्मान करना होता है राज्य को, और वह मनमाने तरीके से निर्णय नहीं ले सकता था। इन परिस्थितियों में बहुलवाद के सिद्धांत का विकास होता है। और अब आइए हम लोग बहुलवाद के सिद्धांत के जो अलग अलग समर्थक हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो मैं यह कोशिश करने जा रहा हूँ, उसमें मैं प्रायः उन्हीं वाक्यों को बोलने की कोशिश करूँगा जो उन विचारकों ने लिखा है। बस फर्क यह होगा कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा होगा या किसी ने जर्मन या फ्रेंच में लिखा होगा, तो मैं उसका हिंदी बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे द्वारा बोले गए कथनों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इससे आपको फायदा यह होगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे तो उससे आपको एक सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहले हम J.N. फिगिस को लेते हैं। J.N. फिगिस का कहना है कि ऐतिहासिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से राज्य चर्च के ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता है। चर्च एक स्वायत्ता प्राप्त समुदाय है जिसके कार्यों में राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिगिस के अधिकतर विचार चर्च पर हैं, फिर भी उसने श्रमिक संघ, परिवार जैसे आवश्यक सामाजिक समुदायों का राज्य द्वारा अतिक्रमण करने की निंदा की है। उसकी दृष्टि में राज्य का कार्य केवल समुदायों में सामंजस्य बनाए रखना है। वह राज्यों को समाजों का समाज यानी कि सोसाइटी ऑफ सोसाइटीज मानता है।
राज्य के छोटे छोटे समुदाय का महत्व उसके अनुसार इसी बात में है कि वे राज्य के प्रति भक्ति रखते हैं। राज्य की आवश्यकता केवल इसलिए है कि वह इन समुदायों का नियमन करे, मतलब रेगुलेट करे, और यह देखे कि कोई समुदाय न्याय की सीमा से बाहर तो नहीं जा रहा है। मतलब यदि आपको पूछा यह गया कि फिगिस के अनुसार राज्य को सामाजिक संस्थाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति कब प्राप्त होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जब वह न्याय की सीमा से बाहर जा रहे हों। और इस प्रकार आप संपूर्ण प्रकरण पर देखेंगे जो फिगिस कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि फिगिस के अनुसार राज्य को समुदायों के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अब हम एडी लिंडसे के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो उन्होंने बहुलवाद के संदर्भ में कहा है। लिंडसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन करते रहे हैं। वे समुदायों के वास्तविक व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वे समुदायों के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार समाज में सामूहिक व्यक्तित्व असंख्य हैं। उनके अधिकतर हितों में समानता भी रहती है। उनमें एकता होने के कारण वे राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि राज्य की ओर से उनमें हस्तक्षेप न किया जाए तो वे समाज में एकता स्थापित करने का अच्छा माध्यम बन सकते हैं। व्यक्ति की राज्य की अपेक्षा इन समुदायों में गहरी भक्ति होती है, अतः इन समुदायों को अधिक स्वतंत्रता तथा पहल करने का अधिकार मिलना चाहिए। समुदायों के सामूहिक व्यक्तित्व के आधार पर लिंडसे की यह मांग है कि इन्हें भी स्वयं के लिए कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। आज राज्य को कानून बनाने का एक अधिकार प्राप्त है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। यह कार्य समुदायों को दिया जाना चाहिए। यहाँ थोड़ा एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर लिंडसे यह नहीं कह रहे हैं कि राज्य को कानून बनाने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए, बल्कि वे यह कह रहे हैं कि समुदायों को भी अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लिंडसे का कथन है कि समाज में कॉरपोरेट पर्सनालिटीज भी बहुत सारे होते हैं तथा उनमें से अधिकांश की ओर से हम यह देखते हैं कि उनके हितों में एकरूपता अधिक होती है और इसी कारण वे राज्य की अपेक्षा व्यक्ति की अधिक सेवा करते हैं और व्यक्ति उनके प्रति अधिक भक्ति रखता है। और यदि इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिले तो वे सामाजिक एकीकरण के लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। सन 1914 में एक लेख उन्होंने प्रकाशित कराया था और लिखा था कि वस्तुतः संप्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत खंडित हो गया है, डिफंक्ट हो गया है। कई बार आप अंग्रेजी में इसको ऐसे देखते हैं। समाज में सामाजिक जीवन के संचालन एवं समन्वय के लिए राज्य की अपेक्षा समुदाय अधिक उपयोगी है। वे यह भी कहते हैं कि आज के समाज में अनेक पेचीदगियां हैं और ऐसी समस्याएं भी हैं जिन्हें राज्य अकेला नहीं सुलझा सकता है। यह कार्य केवल विभिन्न समुदाय कर सकते हैं। राज्य का कार्य केवल इन समुदायों का समन्वय करना है। राज्य का नागरिक राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करता है कि वे संप्रभुता के आदेश हैं, किंतु राज्य के आदेशों को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वे सामाजिक जीवन का समन्वय करती हैं। मनुष्य की राज्य भक्ति इसी श्रेष्ठ कार्य पर निर्भर है, न कि राज्य के शक्ति प्रदर्शन पर। और आइए अब हम बार्कर ने जो बात कही संप्रभुता के सिद्धांत, बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के संदर्भ में, हम उसकी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं।
बेंथम और उनके अनुयायियों ने क्या किया था कि इन्होंने राज्य तथा व्यक्ति के बीच जो संबंध हो सकते हैं उनको परिभाषित कर लिया था। किंतु बारकर कहते हैं कि जब इस तरह के संबंधों की व्याख्या बेंथम ने कर लिया, लेकिन जो समुदाय ऐसे हैं जो इस व्याख्या के बाद उत्पन्न हुए हैं, जन्म ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ राज्य का क्या संबंध होगा। और इसी की खोजबीन करते हुए बारकर के बहुलवादी सिद्धांत का विकास हुआ है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बेंथम और उनके अनुयायियों ने राज्य तथा व्यक्ति के बीच जो संबंध स्थापित कर दिया था, किंतु जो समुदाय बाद में बने उनकी स्थिति क्या होगी इसे वे निर्धारित नहीं कर पाए थे। बेंथमवादी परंपराओं की इस त्रुटि पर बारकर ने प्रहार करके बताया कि समुदायों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर, समुदायों के बारे में वह लिख रहे हैं कि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। राज सत्ता का मुकाबला दैनिक जीवन में वस्तुतः व्यक्ति से न होकर इन्हीं समुदायों से होता है। समुदाय ही व्यक्ति के विचारों को प्रतिनिधि मूलक ढंग से राज्य के सामने रखते हैं। इन समुदायों का जन्म राज्य के द्वारा न होकर अपने आप हुआ है। उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वे ऐसे कार्य करते हैं जिसे राज्य के द्वारा मान्यता मिली रहती है। इसीलिए इन समुदायों की सत्ता का राज्य की सत्ता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। आज व्यक्ति राज्य से किसी विषय में सीधी मांग नहीं करता है, बल्कि वह समुदायों के द्वारा अपनी मांग को रखता है। इसी कारण व्यक्ति बनाम राज्य यानी कि द मैन वर्सेस स्टेट, जैसा कि बेंथमवादी कह रहे थे, वैसा न होकर आज समुदाय बनाम राज्य मतलब द ग्रुप वर्सेस द स्टेट की स्थिति बन गई है। इस स्थिति में बारकर कहते हैं कि राज्य को जीवन की एक सामान्य एवं सर्वांगीण योजना के रूप में आवश्यक रूप से समुदायों के साथ अपने कार्यों का तालमेल करना चाहिए। और इसके आगे वे लिखते हैं कि हम देखते हैं कि राज्य से यह मांग की जा रही है कि वह गिल्डों, राष्ट्रीय समुदायों, चर्च की प्रगति के रास्ते से पीछे हट जाए। ऐसे समुदाय चाहे जिन अधिकारों का दावा करे वह उन्हें प्राप्त कर लेने देना चाहिए। राज्य फिर भी आवश्यक सामंजस्यकारी शक्ति के रूप में बना ही रहेगा। और यह भी संभव है कि यदि समुदाय नया अधिकार प्राप्त करते हैं तो राज्य को इससे लाभ ही पहुंचेगा। संभवतः वह उससे अधिक प्राप्त करेगा जितना कि वह खोएगा, क्योंकि उसे सामंजस्य की जो बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उससे कम जूझना पड़ेगा। इसके बाद आइए हम लोग लियोन ड्विगिट, कई बार इसको डिग्वी कह के भी हिंदी की किताबों में इनके नाम को लिखा गया होता है, उन्होंने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में क्या कहा, इन चीज़ों को हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ड्विगिट कहते हैं कि हमें राज्य की आज्ञा उसी सीमा तक माननी चाहिए जहां तक वह जनता की सेवा करता है। इस वाक्य पर ध्यान रखिएगा। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जब तब राज्य ने, या कहिए जब जब राज्य ने जनता की सेवा बंद कर दी है, तो तब तब राज्य को अपनी शक्ति और अपनी अधिकार को खोना पड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि डिग्वी कह रहे हैं कि जो राज्य की शक्ति है उसका आधार उसके द्वारा मनुष्यों की, समुदायों की जाने वाली सेवा है। डिग्विड कहते हैं कि कानून को संप्रभु का आदेश मानना गलत है,
क्योंकि किसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह दूसरों को आज्ञा का पालन कराने के लिए मजबूर कर सके। यह अधिकार न तो सम्राट के पास, न राजा के पास और न ही किसी संसद के पास है। कानून संप्रभु की इच्छा नहीं हो सकती, वह सामाजिक जीवन के तथ्यों से उत्पन्न होती है। डिग्वी के शब्दों में कानून मुख्यतः सामाजिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति है, जो कि समाज की भौतिक, मानसिक तथा नैतिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। डिग्वी के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं का संचालन करना राज्य का प्रमुख कार्य है। जैसे जैसे सार्वजनिक सेवाओं की वृद्धि होगी, वैसे वैसे काम की जटिलता भी बढ़ेगी। इसके संचालन के लिए राज्य की सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। उनके शब्दों में राज्य का कार्य आवश्यक रूप से निरंतर घटता रहना चाहिए तथा व्यवस्था करने और नियंत्रित करने के क्षेत्र में सीमित हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके सामाजिक और आर्थिक कार्य क्रमशः स्वतः ही भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में बंट जाने वाले हैं और इन वर्गों में व्यवसाय संघों की प्रगति के साथ साथ एक न्याय व्यवस्था की भी अब वृद्धि हो रही है, यानी कि विकास हो रहा है। यहाँ पर यदि आप डिग्वी के विचारों को देखें तो ऐसा आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि जिस प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा था, जिस प्रकार से पश्चिम में पूंजीवाद का विकास हो रहा था, उस संदर्भ में जिन परिस्थितियों की मांग उत्पन्न हो रही थी, आपको दिखाई पड़ेगा कि डिग्वी उन्हीं विचारों के अनुरूप राज्य की जो एकलवादी संप्रभुता की धारणा थी, उसके विरुद्ध अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। अब हम अगले विचारक के रूप में मिस फॉलेट की चर्चा करते हैं। मिस फॉलेट भी एक संप्रभुता के संदर्भ में बहुलवादी विदुषी हैं और उन्होंने राज्य को आवश्यक संस्था के रूप में माना है। ध्यान दीजिए इस वाक्य पर, मतलब मिस फॉलेट ने राज्य को आवश्यक संस्था के रूप में माना है और उसे संप्रभुता संपन्न बताया है। उसने राज्य की संप्रभुता की व्याख्या ऑस्टिन की संप्रभुता से कुछ अलग प्रकार से की है। वे व्यक्ति, समूह तथा राज्य को विभिन्न स्तरों पर प्रभुता संपन्न मानती हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। उनके अनुसार जहां तक व्यक्ति अपने बहुपक्षीय स्वभाव को विकसित, नियंत्रित तथा एकीकृत कर सकता है, वहां तक वह स्वयं अपना संप्रभु है। समूह उस सीमा तक संप्रभु है जिस सीमा तक कि उसके सदस्य एक होकर अपने सामान्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करते हैं। एक राज्य भी संप्रभु वहीं तक है जहां तक कि वह यही काम करता है और वह ऐसे महान समूह को जन्म देता है जो कि सामान्य उद्देश्यों से जिसकी एकता रहती है। वह उद्देश्य की सामान्यता इसी एकता को अभिव्यक्त करती है। मिस फॉलेट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समूह आवश्यक है, किंतु समूह के द्वारा मनुष्य का एक विशेष उद्देश्य पूरा होता है। इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसे कई समूह मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते हैं। यह कार्य केवल राज्य कर सकता है। ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि यह बाद में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। तो यह कार्य केवल राज्य कर सकता है, किंतु आज का राज्य नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिए उनकी बात पर। वह तो कल का आदर्श है जिसकी ओर हमें अभी आगे जाना बाकी है। इस आधार पर मिस फॉलेट अब कहती हैं, वह ध्यान देने लायक बात है कि चूंकि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं और जिसको पूरा करने के लिए अनेक संस्थाएं काम करती रहती हैं, अब चूंकि राज्य मनुष्य की असीमित सेवा नहीं करता है, इसीलिए उसे असीमित अधिकारों की मांग नहीं करनी चाहिए। अनेक तरह की संस्थाएं हैं और उनके पास अपनी अपनी शक्ति है
और यह शक्ति उसी अनुपात में उनके पास है जिस अनुपात में वे व्यक्ति की और समाज की सेवा करती हैं। इस बात के संदर्भ में जो मिस फॉलेट का संप्रभुता के सिद्धांत में चिंतन है वह उसको विकसित करती हैं। मिस फॉलेट के अनुसार वास्तविक संप्रभुता उस आदर्श राज्य में मिलती है जो समूह प्रक्रिया द्वारा, ध्यान दीजिएगा, समूह प्रक्रिया द्वारा विभिन्न पक्षों को अपने में संग्रहित कर लेता है। और यह जो बहुल प्रक्रिया है वही बहुल प्रक्रिया समाज और राज्य की आत्मा की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। मिस फॉलेट के बाद अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं एक अगले बहुलवादी विचारक की, और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे लास्की की। आप सभी लोग लास्की के नाम से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, खास करके उनके जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है उसके संदर्भ में। यहाँ हमको ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने लास्की ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो एकलवाद था, मतलब जो मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी थी, वह एक खास परिस्थिति में जन्म ली थी, और जब वह परिस्थितियां बदल गई हैं तो उन्हीं बदली हुई परिस्थितियों में बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का विकास हुआ है। अब ये जो लास्की हैं, लास्की को हम लोग आदर्शवादी तथा विधि शास्त्रीय धारणा जो प्रस्तुत किया था संप्रभुता के सिद्धांत को ले करके, खास करके ऑस्टिन ने, उसका ये खंडन करते हैं। और इस खंडन में वे बताने की कोशिश करते हैं कि आदर्शवाद तथा एकलवाद राज्य को समाज तथा समाज को राज्य का पर्याय मानते हैं। ध्यान दीजिए इस वाक्य पे। वो कह रहे हैं कि जो यह विधि शास्त्री आदर्शवादी विचारधारा है संप्रभुता की, जिससे एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत विकसित होता है, वह क्या करता है? वह राज्य को समाज का और समाज को राज्य का पर्याय मानने का, मतलब एक ही तरह का मानने का, पर्यायवाची मानने का प्रयास करता है। मतलब दोनों के बीच में जो अंतर है उसको खत्म कर देना चाहता है। परंतु लास्की के शब्दों में राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का आवश्यक साधन है, परंतु वह समाज का पर्याय नहीं है। राज्य समाज के सामान्य हितों का रक्षक तो हो सकता है, पर स्वयं वह समाज नहीं हो सकता है। समाज में विशिष्ट हितों की सिद्धि के लिए विशेष प्रकार के अनेक संघ विद्यमान होते हैं। राज्य तथा समाज के भेदों को महत्वपूर्ण समझते हुए लास्की का कहना है कि राज्य का संगठन संघात्मक होता है। समाज का उद्देश्य मानव का बहुमुखी विकास है, जबकि राज्य का उद्देश्य मनुष्य के बहुमुखी विकास रूपी साध्य के लिए साधन को अर्जित करना है। मतलब जो बहुमुखी विकास है वह साध्य है और राज्य इसमें एक साधन का काम करता है। और यदि राज्य एक साधन है तो उसको फिर निरंकुश कैसे माना जा सकता है? इसी बात की चर्चा करते हैं लास्की के अनुसार राज्य को एक साधन के रूप में व्यक्तियों की ऐसी साझेदारी कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। इस प्रकार अन्य संघों की भांति राज्य भी एक संघ है। इस कथन पर ध्यान दीजिएगा। राज्य तथा अन्य अनेक संघों के बीच यह भेद तो है कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। इस कथन पर भी ध्यान दीजिएगा। और राज्य जोर जबरदस्ती अपनी आज्ञाओं का पालन कराने के लिए करा सकता है, परंतु यदि उसके नैतिक चरित्र को देखा जाए तो यह अन्य संघों से भिन्न दिखाई देता है। अन्य संघों का भी अपना विशिष्ट अस्तित्व होता है। ऐसे संघ उतने ही स्वाभाविक हैं जितना कि स्वयं राज्य तथा अपने अपने क्षेत्रों में इन संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी कि राज्य की होती है। इस संबंध में लास्की का कहना है कि संघ राज्य से किसी भी प्रकार कम संप्रभुता संपन्न नहीं होते हैं। मतलब जो अलग अलग संघ हैं वे भी उतने ही संप्रभुता संपन्न हैं जितना कि स्वयं राज्य है। अब जरा 1 सेकेंड यहाँ इंतजार कीजिएगा। हाँ, अब यदि लास्की के विचारों की एक बार हम यहाँ पर समीक्षा कर लें तो हमें यह जानने में सुविधा होगी कि लास्की के एंगल से हम आज के समाज को कैसे देख सकते हैं। अब आज की स्थिति में देखिए कि क्या हो रहा है कि जो अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, एक और राज्य उनको कह रहा है कि आप अपने लिए आय की साधन स्वयं ढूंढिए, हमारे पास आपको रुपए पैसे देने के लिए है नहीं। इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं ना। और इसके आधार पर हम आपको एक स्वतंत्रता देंगे कि आप अपना आंतरिक नियमन स्वयं कर लीजिए। हम थोड़े से कुछ रूल रेगुलेशन आपके लिए बना करके रखेंगे। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि राज्य यह चाहती है कि राज्य एक ऐसी संस्था के रूप में जरूर प्रस्तुत की जाती रहे जिससे यह प्रदर्शित किया जा सके कि राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ऐसा हकीकत में देखें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे जीवन के संचालन में अनेक संस्थाओं की भूमिका होती है और उसी तरीके से राज्य की भी भूमिका है। यदि हम अपने जीवन से दूसरी अन्य संस्थाओं को बिल्कुल निकाल दें तब भी हमारा जीवन नहीं चलेगा और इसी तरीके से राज्य को भी यदि हम अपने जीवन से निकाल दें तब भी हमारा जो जीवन है वह नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में लास्की का जो विचार है वह इस ओर जाता है कि दोनों आवश्यक हैं। अब आइए हम लोग मैकाइवर के विचारों पर मैकाइवर के विचारों के आधार पर संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। द मॉडर्न स्टेट नाम से जो किताब मैकाइवर ने लिखी थी उसी में उनके बहुलवादी संप्रभुता के विचार दिखाई पड़ते हैं। लास्की की तरह मैकाइवर भी समाज तथा राज्य के भेद को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक और राजनीतिक को एक दूसरे का पर्याय मान लेना एक बहुत ही जल्दीबाजी वाला काम होगा और जिससे न तो समाज को समझा जा सकता है और न ही राज्य को समझा जा सकता है। मैकाइवर की दृष्टि में अनेक प्रकार की सामाजिक विधाएं जैसे कि परिवार, चर्च, क्लब आदि न हो तो ऐसा नहीं है कि इन सभी के कार्यों को राज्य के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। समाज में जो राज्य की जो सामाजिक शक्ति या इसी तरह की जो अन्य संस्थाएं हैं उनकी जो शक्ति होती है वह सिर्फ कानून के माध्यम से ही प्राप्त नहीं कर ली जाती है बल्कि धीरे धीरे वो रीति रिवाजों के माध्यम से और बहुत तरह की अंतः क्रियाओं के माध्यम से जिसमें समाज राज्य को सपोर्ट करता है, संस्थाएं राज्य को सपोर्ट करती हैं, राज्य संस्थाओं और समाज को सपोर्ट करता है और इसी तरीके से क्या होता है कि राज्य का अस्तित्व कायम होता है। लेकिन मैकाइवर का मत है कि जब इस तरह के सहयोगात्मक स्थितियां धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगी तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। मैकाइवर कहते हैं कि जैसे रीति रिवाज, प्रतिस्पर्धा आदि को सुरक्षित या संशोधित तो राज्य कर सकता है किंतु वह इन्हें उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की सामाजिक प्रेरणाएं जैसे मित्रता, ईर्ष्या,
जो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में होती हैं, और यह सब भी राज्य के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस दृष्टि से राज्य को समाज का प्रतिरूप नहीं समझा जा सकता है। मैकाइवर का मत है कि राज्य का अस्तित्व समाज में होता है, परंतु वह समाज का रूप भी नहीं है। मैकाइवर के अनुसार राज्य का स्वरूप किसी भी अन्य संघ की तरह है। प्रत्येक संघ अपने सदस्यों के द्वारा विशेष ढंग से संगठित होता है, जिसका उद्देश्य सीमित होता है। जैसे अन्य संघ मनुष्य के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनते हैं, उसी प्रकार से राज्य भी कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है, और वह भी एक साधन है। मैकाइवर की धारणा है कि आधुनिक युग के बड़े बड़े संघ न तो राज्य के भाग हैं और न ही उसके अधीन हैं। जैसे राज्य का अस्तित्व अपने ही कारण से है, उसी प्रकार अन्य संघ भी अपने अपने कारण से अस्तित्व में आते हैं। विभिन्न संघ भी अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग उसी तरह करते हैं जैसे राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इस दृष्टि से सभी प्रकार के संघों का अपना स्वतंत्र जीवन होता है, जिसमें प्रत्येक संघ स्वायत्त होता है, ऑटोनॉमस होता है। मैकाइवर के अनुसार अनेक प्रकार के संघों की व्यवस्था और उनके अलग अलग रूप, उनकी अलग अलग प्रणालियां, उनके अलग अलग उद्देश्य, सबको मिलाकर ही समाज बनता है, जो राज्य की तुलना में बहुत ऊंचा है और महान है। एक साधन के रूप में राज्य समाज रूपी साध्य के कुछ विशेष हितों की पूर्ति करता है। इस दृष्टि से वह समाज का एक अंग मात्र है, जो आदेश इसलिए देता है कि वह सेवा करता है। आदेश देने की शक्ति उसमें इसलिए निहित है क्योंकि वह अनेक दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्य का स्वरूप एक सेवक की भांति है, स्वामी की भांति नहीं है। और मैकाइवर अंत में यह कहते हैं कि शक्ति सेवा का साधन मात्र है। जब सेवा असीमित नहीं हो सकती है, तब शक्ति को कैसे असीमित कहा जा सकता है। किसी भी सरकार को उसकी सेवा की क्षमता से अधिक शक्ति देना एक भारी भूल है। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक इसी तरह की बात मिस फॉलेट के विचारों में आपने देखा था। मिस फॉलेट ने भी यही तर्क लिया था। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं जहां यह पूछा गया होता है सेवा और शक्ति को आधार बना करके, तब सबसे अच्छा तो यह होगा कि उसमें मिस फॉलेट और मैकाइवर में से एक ही विकल्प हो। पर यदि दोनों विकल्प होते हैं तो विद्यार्थियों के लिए कठिनाई हो जाती है। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि इस तरह की कठिनाई में डाल करके प्रश्न बनाना परीक्षक के लिए कोई बुद्धिमानी का विषय नहीं है। फिर भी ऐसा चूंकि होता ही रहता है, इसीलिए हमको ऐसे हालातों में करना यह चाहिए कि मिस फॉलेट के कथनों से भी हमें परिचित होना चाहिए और मैकाइवर के कथनों से भी हमें परिचित होना चाहिए। तो अब तक जिन बहुलवादी विचारकों की मैं चर्चा किया, एक बार यदि मैं उसकी समीक्षा कर लेने का प्रयास करूं तो कह सकता हूं कि जहां एकलवादी विचारकों ने यह माना कि शक्ति का अंतिम स्रोत राज्य है, राज्य के माध्यम से ही अन्य संस्थाएं और समूह अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, वहीं पर बहुलवादियों ने यह माना कि राज्य शक्ति का अंतिम स्रोत नहीं है, बल्कि स्वयं राज्य की शक्ति के आधार अनेक संघ, समुदाय और समाज होता है। यह सब मिल करके जो यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि नियमन करने वाली, रेगुलेशन करने वाली एक संस्था होनी चाहिए, इसी से राज्य को शक्ति प्राप्त होती है।
आज के समय में इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि हम जानते हैं, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी, कि राज्य एक अलग चीज़ है, सरकार एक अलग चीज़ है और राष्ट्र एक अलग चीज़ है। लेकिन जब भी किसी शासक समुदाय को अपनी शक्ति में असीमित वृद्धि करने की इच्छा होती है या वह ऐसी मंशा रखता है, तब वह यह प्रस्तुत करने का प्रयास करता है कि जो सरकार है वही राज्य है और जो राज्य है वही राष्ट्र है। जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत था, उसमें भी यही त्रुटि शामिल है। वास्तविकता यह है कि राज्य में, सरकार में और राष्ट्र में अंतर होता है, यह सब एक ही नहीं होते हैं। ठीक है कि एक समय में जब संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को विकसित किया जा रहा था, तब ऐसी जरूरत थी, पर होता यह है कि उसी जरूरत को आज के समय में भी उत्पन्न करके दिखाने की कोशिश शासकों के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो इसके लिए वे आंतरिक और बाह्य खतरे के किसी तर्क का सहारा लेते हैं, और वह तर्क यह जरूरी नहीं है कि वास्तविक तर्क हो। वह तर्क कई बार एक कल्टीवेटेड लॉजिक होता है, वह कई बार एक काल्पनिक तर्क होता है, छद्म तर्क होता है। और इसके जरिए राज्य यह प्रयास करता है कि जनता को सिक्योरिटी डायलेमा दिखाए कि भाई आपकी सुरक्षा को खतरा है, हमारे सामूहिक अस्तित्व को खतरा है, और इसीलिए आपको राज्य की अंतिम रूप से, अनन्य रूप से भक्ति करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राज्य व्यक्ति से, समुदायों से और संस्थाओं से समर्पण की मांग करता है। यदि खतरा वास्तविक है, तब तो थोड़े समय के लिए ऐसा किया जा सकता है कि लोग, राज्य यदि सीमित सेवा ही कर रहा है फिर भी असीमित अधिकार मांग रहा है, या राज्य ठीक तरीके से जनता की सेवा नहीं कर रहा है, वह भोजन, चिकित्सा, आवास, शिक्षा इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं कर रहा है, फिर भी वह जनता से असीमित समर्पण की मांग कर रहा है, तो एक सीमित समय के लिए ऐसा किया जा सकता है कि चलिए हमारे ऊपर एक सामूहिक अस्तित्व का संकट आया हुआ है और इसलिए इस वक्त हमको जो छोटी छोटी हमारी आवश्यकताएं हैं उसके संदर्भ में राज्य की असफलता को भूल जाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि एक बार जब जनता में ऐसी मनोवृत्ति आ जाती है, तब राज्य उसको अपने अधिकार के रूप में समझने लगता है, और दुनिया में जहां कहीं भी तानाशाही शासन व्यवस्थाओं का उदय हुआ है, वहां पर यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है, और ऐसा करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। अतः संप्रभुता पर विचार करते हुए हमें यह भी विचार करना चाहिए कि संप्रभुता हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होती है, स्वतंत्रता हमारे बहुलवादी समाज की रक्षा के लिए होती है। संप्रभुता बहुलवादी समाज में जो बहुलवादी आवश्यकताएं उत्पन्न हो रही होती हैं, उनको पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में होती है, न कि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जो उससे अधिक अधिकार की मांग करे जितना कि वह समाज के लिए करती है। एक बात तो यह हुई।